हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने एलपीपी का मानक रूप पढ़ा था। आज हम सिंप्लेक्स सारणी का ढांचा या प्रारूप पढ़ेंगे। सिंप्लेक्स सारणी क्या होती है? सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हम एक खाका या ढांचा तैयार करना होगा और ये ढांचा प्रत्येक सारणी के अंदर लगेगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम सीजे लिखा जाएगा। यहाँ पर ऊपर पहले क्या लिखा जाएगा? सीजे, और सीजे के आगे C1 C2 और CK और CN तक एलिमेंट लिखे जाएंगे। और यहाँ पर हमेशा प्रथम सिंप्लेक्स सारणी हो, चाहे द्वितीय हो, चाहे तृतीय सिंप्लेक्स सारणी हो, यहाँ पर सदैव CB लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? CB। और यहाँ पर B लिखा जाएगा, यहाँ पर XB लिखा जाएगा, यहाँ पर B लिखा जाएगा, यहाँ पर Y1 Y2 डैश डैश YK और YN तक अवयव लिखे जाएंगे। और यहाँ पर ये सभी मान प्रतिबंध उद्देश्य फलन से लिख देंगे। और यहाँ पर Z बराबर CB और XB, Z बराबर CB और XB। और इस प्रकार हम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर मान रखने के बाद में ZJ माइनस CJ का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? ZJ माइनस CJ का मान निकालेंगे। और ZJ माइनस CJ का मान यहाँ पर अगर धनात्मक वैल्यू आ जाती है सभी की सभी, तो ये हमारा क्या होगा? इष्टतम हल होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे एक नोट के अंदर दिया हुआ है ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल 0, तो प्रत्येक J तो आधारी हल इष्टतम होगा, अन्यथा नहीं होगा। और यह जानकारी हमें सारणी में सबसे नीचे की पंक्ति से मिलती है। तो यहाँ पर देखो, ये सबसे नीचे की पंक्ति है, उससे हमें यह जानकारी मिलेगी। यदि आधारी हल इष्टतम नहीं हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ पर कोई भी मान अगर हमें ऋणात्मक मिल गया तो हमें इष्टतम हल प्राप्त नहीं होगा। और इष्टतम हल प्राप्त नहीं हुआ तो हम तब तक ZJ माइनस CJ निकालते रहेंगे या सिंप्लेक्स सारणी, अगली सिंप्लेक्स सारणी बनाएंगे, तब तक हमें क्या नहीं मिल जाए? कोई पॉजिटिव मान नहीं मिल जाए। तो इस प्रकार हम अनंत आधारी हल ज्ञात करने के लिए मुख्य अवयव, प्रवेशी सदिश, अपगामी सदिश का निर्णय भी इस सारणी से हो जाता है। और इनका निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। और ZJ माइनस CJ का मान किस प्रकार से निकलता है? CB गुणा YJ और माइनस CJ। आगे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल के अंदर हम K एलिमेंट, प्रवेशी सदिश और अपगामी सदिश किस प्रकार से निर्धारण करते हैं देखेंगे। जब केस फर्स्ट के अंदर देखिए, जब सभी प्रतिबंधों में चिन्ह क्या हो? लेस देन इक्वल का चिन्ह हो, तो हमें किस प्रकार से सिंप्लेक्स विधि से एलपीपी को हल करना होगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम Z बराबर 5x1 प्लस 3x2 दिया हुआ है और प्रतिबंध के अंदर दो समीकरण दी हुई है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम दिया हुआ है उद्देश्य फलन, तो हमें क्वेश्चन का हल करते समय मैक्सिमम को नो चेंज करना होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर हमें मिनिमम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? मिनिमम दिया हुआ है, तो आंसर लिखते समय मिनिमम को मैक्सिमम के अंदर हमें क्या करना होगा? कन्वर्ट करना होगा। और कन्वर्ट करते समय यह ध्यान में रखना होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट हमें दिए हुए वेरिएबल्स है, चर है, उसका चिन्ह है वो नेगेटिव कर देना होगा। जैसे यहाँ पर अगर क्वेश्चन के अंदर मिनिमम होता तो यहाँ पर 5x1 है, वो क्या लिखा जाता? मैक्सिमम के अंदर -5x1 लिखा जाता। और प्लस 3x2 है, यहाँ पर क्या लिखा जाता? -3x2 लिखा जाता। ये कब लिखा जाता है? जब क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ हमें? मिनिमम दिया हुआ हो। और इसका हल करते समय हमें हमेशा क्या लिखना होगा? मैक्सिमम लिखना होगा। अब प्रतिबंध के अंदर हमें असमीका दी हुई है, इन असमीकाओं को समीकरण के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने पिछले वीडियो के अंदर न्यूनतमता पूर्वक चर और आधिक्यपूर्ण चर का अध्ययन किया है। तो यहाँ पर देखिए 3x1 प्लस 5x2, यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह है। क्या है? लेस देन इक्वल का चिन्ह। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा?
प्लस के अंदर x3 एलिमेंट क्या होगा, ऐड करना होगा, प्लस x3 क्या करना होगा, ऐड, और बराबर क्या आ जाएगा, एस मी का है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गई, समीकरण के अंदर, और 15 का 15। द्वितीय समीकरण 5x1 प्लस 2x2, यहाँ पर x3 पहले से आ चुका है तो इसका है वो मूल्य शून्य मूल्य सहित लिख देंगे, यहाँ पर 0 इंटू x3, और यहाँ पर देखो चिन्ह क्या है, वापिस से लेस देन इक्वल है, तो फिर क्या हो जाएगा, एक चर हमें जोड़ना होगा, वो क्या होगा, प्लस x4 होगा, क्या होगा, प्लस x4, और बराबर क्या आ जाएगा 10। अब हमें आगे क्या देखना होगा, प्रतिबंध निकाय में एक गुणांक मैट्रिक्स, और यहाँ पर ये गुणांक मैट्रिक्स है वो प्रतिबंध से निकल कर आएगी, x1 x2 x3 x4 इनके गुणांक एक पंक्ति के रूप में लिख देंगे, और x1 x2 और x3 x4 इसके गुणांक भी एक पंक्ति के अंदर लिख देंगे, तो हमें एक a बराबर एक गुणांक मैट्रिक्स से प्राप्त होती है। और प्रथम स्तंभ को हम α1, द्वितीय को α2, तृतीय को α3 और चतुर्थ को α4 मान लेते हैं। अब यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में ये रखनी है कि यहाँ पर एक हमें प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स चूज करनी होगी। क्या चूज करनी होगी, प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स। इसका निर्धारण हम समझे तो एक इकाई मैट्रिक्स चूज करनी है हमें, और वो भी किस प्रकार की, तो यहाँ पर यह देखना होगा प्रतिबंध के अंदर अगर देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो ही समीकरण है तो हमें 2/2 की एक इकाई मैट्रिक्स क्या करनी होगी, चूज करनी होगी। अगर हमें यहाँ समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड दी हुई तो हमें क्या चूज करनी होगी, 3/3 की एक इकाई मैट्रिक्स चूज करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए गुणांक मैट्रिक्स के अंदर इकाई मैट्रिक्स कौन सी है, α3 और α4। तो यहाँ पर प्रारंभिक आधार मैट्रिक्स B है, और इसका निर्माण किस प्रकार से किया हमने, B बराबर α3 और α4 चूज करना होगा। अब देखिए प्रथम सिंप्लेक्स सारणी, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर ढांचा हमने पढ़ लिया था। यहाँ पर शुरुआत के अंदर सीजे लिखा जाएगा और सीजे के आगे एरो का चिन्ह होगा, और यहाँ पर जो भी अवयव आएंगे वो उसका निर्धारण है वो उद्देश्य फलन से आएगा, और उद्देश्य फलन के अंदर जो भी गुणांक लिखे हुए हैं वो मान ज्यों का त्यों रख देंगे। यहाँ पर देखिए जैसे उद्देश्य फलन के अंदर हमारे पास 5x1 प्लस 3x2 0x3 और 0x4 है। यहाँ पर x1 x2 x3 और x4 इनके गुणांक देखिए 5 3 0 और 0 ज्यों का त्यों लिख देंगे। उसके बाद के अंदर हम B के एलिमेंट, B के नीचे कौन से एलिमेंट आएंगे, यहाँ पर B के एलिमेंट के नीचे, B के नीचे प्रतिबंध के अंदर जो दाईं तरफ मान दिए हुए हैं 15 और 10 वो ज्यों के त्यों उतार देंगे। उसके बाद में y1 y2 y3 और y4 इनके नीचे जो हमने प्रतिबंध निकाय में गुणांक मैट्रिक्स लिखी थी वो ज्यों की त्यों उतार देंगे। देखिए 3 5 1 0 5 2 0 और 1। इसके बाद में एक्स बी के नीचे क्या लिखा जाएगा, एक्स बी के नीचे जो हमने शून्य मूल्य सहित जो उद्देश्य फलन के अंदर ऐड किया था वो लिखना होगा। यहाँ हमने क्या किया है, ऐड x3 और x4, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा x3 और x4। b के नीचे सिर्फ और सिर्फ हमें x की जगह क्या लिखना है, अल्फा लिखना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा α3 और α4। cb के नीचे हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पर देखिए शून्य मूल्य के अंदर x3 और x4 का गुणांक कितना है, यहाँ पर 0 और 0 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 0 और 0 ही आएगा। अब सिंप्लेक्स सारणी के अंदर मान रखने के बाद में हमें किसका मान निकालना होगा, zj माइनस cj का मान निकालना होगा। zj माइनस cj का मान निकालने के लिए हमारे पास एक सूत्र है cb इंटू yj माइनस cj। इस प्रकार से देखिए 0 का 3 से मल्टीप्लाई प्लस 0 का 5 से मल्टीप्लाई माइनस का चिन्ह और 5। यहाँ पर गणना देखिए 0 इंटू 3
और प्लस 0 इंटू 5 और माइनस का 5। तो इस प्रकार -5 मान निकल कर आता है, जो कि y1 के नीचे यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का 5। और इसी प्रकार से y2 के नीचे zj माइनस cj का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 0 का 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह, 0 का 2 से मल्टीप्लाई और माइनस का सूत्र वाला, और माइनस का क्या लिख देंगे, 3। और इस प्रकार हमारे पास -3 निकल कर आता है, वो यहाँ पर रख देंगे। y3 के नीचे और zj माइनस cj यहाँ पर क्या मान आएगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 और माइनस क्या लिख देंगे, 0। और इस प्रकार हमारा मान क्या निकल कर आ गया, 0, यहाँ पर रख देंगे। इसी प्रकार से ये मान रख देंगे। ये मान निकलने के बाद में हमें यह देखना होगा कि हमारा यहाँ पर इष्टतम हल प्राप्त हो नहीं गए। तो इष्टतम हल देखने के लिए यहाँ पर सभी वैल्यू है वो पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पर तो मान है वो -5 और -3 के नेगेटिव वैल्यू है। तो zj माइनस cj नेगेटिव मान होने के कारण हमें आगे इष्टतम हल तो हमें प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि सभी के सभी मान है वो पॉजिटिव नहीं है। तो आगे हमें क्या करना होगा, यहाँ पर zj माइनस cj के अंदर सबसे न्यूनतम मान देखना होगा। क्या देखना होगा, सबसे न्यूनतम मान। और यहाँ पर सबसे न्यूनतम मान क्या है, -5 है। सबसे न्यूनतम मान क्या है, -5 है। और -5 के नीचे हम क्या लगा देंगे, इस तरह से एरो का चिन्ह लगा देंगे। और जहाँ पर ये एरो का चिन्ह है, ऊपर देखेंगे किसके सीध के अंदर है, y1 के सीध के अंदर है। तो y1 के सीध के अंदर होने के कारण α1 नए आधार के लिए क्या होगा, प्रवेशी सदिश होगा। कौन सा सदिश होगा, प्रवेशी सदिश होगा। प्रवेशी सदिश का निर्धारण हो जाने के बाद में अगर मान लीजिए हमारे पास ये एरो न्यूनतम मान यहाँ पर होता, मान लीजिए एक बार, तो यहाँ पर एरो का चिन्ह लगता और ये किसके सीध में, y2 के सीध में, तो यहाँ पर क्या हो जाता, α2 है वो क्या होता, प्रवेशी सदिश होता। ये जरूरी नहीं है सदैव यहीं पर ही आएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव न्यूनतम मान होगा ना, y1 के सीध में तो α1 होगा, y2 के सीध में है तो α2 होगा, अगर y3 के सीध में है तो α3 है वो क्या होगा, प्रवेशी सदिश होगा। प्रवेशी सदिश का निर्धारण होने के बाद में आगे हमें क्या देखना होगा, आगे हमें एक के एलिमेंट का निर्धारण करना होगा। और के एलिमेंट का निर्धारण करने के लिए सदैव एक बात का ध्यान रखना, बी के नीचे जो अवयव लिखे हैं उसके अंदर सदैव भाग लगेगा। बी के नीचे जो भी अवयव है उसके अंदर क्या लगेगा, भाग लगेगा। अब भाग लगेगा किसका, इस बात पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर जहाँ पर एरो का चिन्ह है, क्या है, एरो का चिन्ह है, वही अवयवों का क्या लगेगा, भाग। यहाँ पर एरो का चिन्ह y1 के नीचे है और y1 के नीचे है यहाँ पर, तो देखिए 15 के अंदर 3 का भाग लग जाएगा, जैसे 15/3 बराबर 5 आ गया। 10 के अंदर 5 का भाग 2 आ गया। यहाँ पर 15/3 और 10/5 के अंदर फिर हमें क्या देखना होगा, मिनिमम मान देखना होगा। क्या देखना होगा, मिनिमम मान। और मिनिमम मान होगा उसके सीध के अंदर मिनिमम मान किससे प्राप्त हो रहा है, 10/5। और यहाँ पर एरो का चिन्ह यहाँ पर है, तो के एलिमेंट भी y1 के नीचे और मिनिमम मान की तरफ है प्रदर्शित कर देंगे। तो यहाँ पर 5 है वो क्या हो जाएगा, के एलिमेंट हो जाएगा। के एलिमेंट चूज करने के बाद में हमें एक अपगामी सदिश का निर्धारण करना होगा। और अपगामी सदिश का निर्धारण करने के लिए जो हमने इकाई मैट्रिक्स चूज की थी, के एलिमेंट के सीध में 1 देखना होगा। के एलिमेंट के सीध में क्या देखना होगा, हमें 1 देखना होगा। और 1 के नीचे इस तरह से हमें एरो का चिन्ह प्रदर्शित कर देंगे। और ये एरो का चिन्ह है वो y4 के नीचे है, तो यहाँ पर α4 है वो क्या होंगी, अपगामी सदिश होंगी। α4 क्या होंगी, अपगामी सदिश। अब आगे हम zj माइनस cj का मान ऋणात्मक आ रहा है तो हमें द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी बनानी होगी। और तब तक बनाते रहेंगे जब तक कि हमें क्या नहीं मिल जाए,
धनात्मक मान नहीं मिल जाए सभी के सभी, तो यहाँ पर द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हम देखेंगे कि α1 प्रवेशी सदिश है हमारा, प्रथम से प्राप्त कर लिया हमने। α1 प्रवेशी सदिश है और α4 क्या था, अपगामी सदिश था। तो यहाँ पर द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर Cj का मान वही 5, 3, 0 और 0 लिखा जाएगा, जबकि यहाँ पर Cb, B, XB, B, Y1, Y2, Y3 और Y4। अब यहाँ पर सर्वप्रथम हमें कौन सा मान, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर मान रखने के लिए प्रथम सिंप्लेक्स सारणी पर जाना होगा। और प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर देखिए जो k एलिमेंट का निर्धारण किया था, उस k एलिमेंट का बटा 5 सर्वप्रथम द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर k एलिमेंट वाले पंक्ति मैट्रिक्स मान लीजिए, उस सभी के अंदर 10/5, 5/5, 2/5, 0/5 और 1/5 इस तरह से भाग लगाकर लिख देते हैं। जैसे 10/5 2 आ गया मान, 5/5 1 आ गया, 2/5 0/5 0, 1/5। इस प्रकार से द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर एक मान तो हमने रख दिया, और एक मान रखने के बाद के अंदर यहाँ पर अवयव लिखने के लिए हमें एक ट्रिक याद रखनी होगी। ट्रिक वो क्या होंगी, पुरानी लाइन, क्या पुरानी लाइन, माइनस का चिन्ह, के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला अवयव और गुणा नई लाइन। ये सूत्र की सहायता से या इस ट्रिक की सहायता से हम ये अवयव है वो लिख देंगे। और ये अवयव किस प्रकार से लिखे, अब देखिए पुरानी लाइन, हमारी पुरानी लाइन क्या है, प्रथम सिंप्लेक्स सारणी से 15, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 15, यहाँ पर क्या है 3, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3, यहाँ पर 5, तो 5, 1, 1, 0 और 0। अब देखिए माइनस का चिन्ह, के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला अवयव, तो के एलिमेंट के ऊपर अवयव कितना है 3, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 3, और गुणा का चिन्ह और नई लाइन हमने द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर क्या लिखी है, यहाँ पर 2 था मान, तो यहाँ पर मैंने भी कितना लिख दिया है 2, तो 15 - 6 = 9, तो यहाँ b के नीचे कितना मान आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब द्वितीय मान देखने के लिए पुरानी लाइन कितनी है हमारी 3, तो 3 लिख दिया, माइनस का चिन्ह, के एलिमेंट के ऊपर वाला अवयव, तो यहाँ पर के एलिमेंट के ऊपर वाला कितना है 3 है मान, तो 3 रख दिया मैंने। अब और नई लाइन के अंदर हमें मान कितना है, नई लाइन के अंदर हमारे मान में कितना है 1, तो यहाँ पर क्या लिख दिया 1, तो 3 - 3, तो मान किस प्रकार, इस प्रकार हमारा क्या हो गया 0, तो यहाँ पर क्या रख दिया 0। अब आगे वाला मान देखेंगे, यहाँ पर पुरानी लाइन कितना मान है 5, माइनस का चिन्ह, और के एलिमेंट के ऊपर वाला अवयव कितना है 3, तो यहाँ पर 3, गुणा का चिन्ह और नई लाइन हमारे कितने 2/5, तो इस प्रकार इसे हल करेंगे तो 19/5, और ये मान आगे हल करेंगे तो 1 - 3 × 0 = 1, तो यहाँ पर 1, और 0 - 3 × 1/5 इसे हल करेंगे तो -3/5। इस प्रकार मान रखने के बाद में अब यहाँ पर मान देखना होगा हमें। यहाँ पर मान देखिए α1 और α4 का जिक्र हो रहा है सिर्फ, यहाँ पर 2 और 3 का कहीं पर जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर हमारा 3 का तो 3 एज टू एज रखेंगे। यहाँ पर प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर देखिए x3 α3 और 0 था, लेकिन यहाँ पर द्वितीय के अंदर क्या था x4 था, लेकिन यहाँ पर α4 का तो जिक्र आ रहा है, तो यहाँ x3 α3 और 0 जो का त्यों रख देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करना होगा, α4 की जगह α4 x4 और 0 की जगह मान क्या होगा चेंज होगा। वो चेंज किस प्रकार से होगा, यहाँ पर क्या है x4 तो क्या है x4 या α4 तो क्या है अपगामी बाहर निकालना है, और α1 को क्या करना है प्रवेश करवाना है। तो यहाँ पर x3 तो ज्यों का त्यों यहाँ पर क्या आ जाएगा x1 लिख देंगे, और यहाँ पर α1 लिख देंगे, और α1 लिखने के साथ में ही यहाँ पर उद्देश्य फलन के अंदर
x1 की बात हो रही है तो यहाँ पर इसका गुणांक भी कितना है 5, तो यहाँ पर मान कितना आ जाएगा 5 लिख देंगे। इस प्रकार द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर ये मैं आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। 5 α1 और x1। अब आगे हम zj माइनस cj का निर्धारण करेंगे। zj माइनस cj का निर्धारण करने के लिए 0 इंटू 0 और प्लस 5 इंटू 1 और माइनस का 5, ये रफली कार्य में यहाँ दिखाया हुआ है। 0 इंटू 0 और प्लस 5 इंटू 1 माइनस 5 और बराबर 5 में से 5 निकालने पर हमें मान क्या मिला है 0। तो ये मान हमने यहाँ पर क्या रख दिए है 0 रख दिए है। 0 रखने के बाद में यहाँ पर द्वितीय मान निकालते हैं तो 0 इंटू 9 19/5 और 5 इंटू 2/5 और माइनस का 3, ये कार्य हमने यहाँ पर दिखाया है। 0 इंटू 19/5 और प्लस 5 इंटू 2/5 और माइनस 3, इसे हल करने पर -1 मान प्राप्त होता है, जो कि हमने क्या रख दिए है यहाँ पर रख दिए है। इसी प्रकार तृतीय और चतुर्थ मान की गणना यहाँ पर की हुई है। इस प्रकार 0 और 1 मान प्राप्त होता है। अब यहाँ पर zj माइनस cj का मान, सभी मान है वो पॉजिटिव तो नहीं मिले हैं और पॉजिटिव नहीं मिला है तो हमारा इष्टतम हल प्राप्त नहीं हो सकता। तो आगे हमें तृतीय सिंप्लेक्स सारणी बनानी होगी। तो यहाँ पर तृतीय सिंप्लेक्स सारणी बनाने के लिए हमें के एलिमेंट, प्रवेशी सदिश और अपगामी सदिश का निर्धारण करना होगा। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमें प्रवेशी सदिश का निर्धारण करने के लिए क्या करना होगा, zj माइनस cj के सीध के अंदर यहाँ पर सबसे न्यूनतम वैल्यू देखनी होगी। सबसे न्यूनतम वैल्यू 0 -1 0 और 1, इन सभी के अंदर सबसे न्यूनतम वैल्यू क्या है -1 है। और -1 न्यूनतम वैल्यू होने के कारण यहाँ पर एरो का चिन्ह लगा देंगे इस तरह से। और एरो का चिन्ह यहाँ पर इस तरह से चिन्ह लगाया है, इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रवेश कर रहा है और प्रवेश कर रहा है और कहाँ पर कर रहा है y2 के सीध में। तो यहाँ पर α2 होगा, α2 है वो क्या होगा प्रवेशी सदिश होगा। α2 क्या होगा प्रवेशी सदिश होगा। और प्रवेशी सदिश का निर्धारण हमने कर लिया कि α2 है। अब हमें क्या निकालना होगा, के एलिमेंट का निर्धारण करना होगा। और के एलिमेंट का निर्धारण करने के लिए मैंने एक आपको बात बताई थी, बी के नीचे जो भी अवयव है उसके अंदर भाग लगेगा। और किसका भाग लगेगा, हमने जो एरो का चिन्ह लगाया था उसके ऊपर जो एलिमेंट है उसका भाग लगेगा। तो यहाँ पर 9 भाग 19/5, 9 के अंदर 19/5 का अगर भाग लगाएंगे तो 45/19 आ जाता है। कितना आ जाता है 45/19। और 2 के अंदर 2/5 का भाग लगाएंगे। अब यहाँ पर सदैव और सदैव पिछले प्रथम सिंप्लेक्स सारणी के अंदर यहाँ 0 और 1 इस तरह से भाग नहीं लगा देना। यहाँ पर यह देखना होगा कि एरो का चिन्ह है वो किसके सीध के अंदर है उसका ही भाग लगेगा। तो यहाँ 2 सही 2/5, तो इसका मान आ जाता है 10/2। तो यहाँ पर इन दोनों मानों में मिनिमम मान चूज करना होगा। और मिनिमम मान है वो किस पर प्राप्त हो रहा है, 9 सही 19/5 पर प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस पर मान मिनिमम प्राप्त हो रहा है और एरो का चिन्ह भी y2 के नीचे है। तो इस ब्रैकेट को हम क्या मान लेंगे, के एलिमेंट चूज कर लेंगे। 19/5 द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के लिए हमारा के एलिमेंट है। और के एलिमेंट का निर्धारण होने के बाद में हमें एक अपगामी सदिश का निर्धारण करना होगा। और अपगामी सदिश का निर्धारण करने के लिए यहाँ पर 19/5 के एलिमेंट के सीध में 1 चूज करना होगा अंत के अंदर, और इधर दाईं तरफ न कि बाईं तरफ। तो यहाँ पर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है y3 के सीध में। तो यहाँ पर α3 है वो क्या हो जाएगा अपगामी सदिश होगा। α3 क्या होगा अपगामी सदिश। इस प्रकार से हमें तृतीय सिंप्लेक्स सारणी बनानी पड़ेगी। और तृतीय सिंप्लेक्स सारणी बनाने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी से हमें क्या मिला है, α2 प्रवेशी सदिश है और α3 क्या है अपगामी सदिश है। और तृतीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हमें क्या करना होगा, सर्वप्रथम क्या लिखना होगा, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी की सहायता से मान रखना होगा। और मान भी कौन सा रखना होगा, यहाँ पर देखिए के एलिमेंट का सभी इन अवयवों के अंदर क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, भाग। जैसे 9/19/5, 0/5,
19/5, 19/5 के अंदर 19/5 का भाग लगा देंगे और 1 के अंदर 19/5 का भाग लगा देंगे, -3/5 के अंदर भी 19/5 का भाग लगा देंगे। इस प्रकार द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर यहाँ पर भाग लगाने पर हमें क्या मान प्राप्त होगा, 45/19 और यहाँ पर मान क्या मिल जाएगा, 0, यहाँ पर मान 1 और यहाँ पर मान 5/19 और यहाँ पर मान क्या मिलेगा, -3/19 मिलेगा। और ये मान किस प्रकार से मिला, यहाँ द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर देखिए, जो भी के एलिमेंट चूज किया था, के एलिमेंट का अपनी लाइन के अंदर सभी के अंदर हम क्या लगा देंगे, भाग। 9 के अंदर इसका भाग, 0 के अंदर इसका भाग, खुद के अंदर भाग, फिर 1 के अंदर और फिर -3/5 के अंदर भाग लगाने के बाद में आगे की प्रोसेस देखिए। आगे फिर हमें क्या करना होगा, वही ट्रिक, पुरानी लाइन माइनस के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला अवयव और गुणा नई लाइन। और इस प्रकार से पुरानी लाइन क्या है हमारे पास, देखिए 2, 1, 2/5, 0 और 1/5। ये मान हम यहाँ लिख लेंगे, 2, 1, 2/5, 0 और 1/5। माइनस का चिन्ह, के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला अवयव, और के एलिमेंट के ऊपर या नीचे वाला एक अवयव रहेगा सदैव, वो कितना है, 2/5 है। तो के एलिमेंट के नीचे वाला अवयव क्या है, 2/5। तो सभी जगह क्या लिखा जाएगा, 2/5। देखिए 2/5, 2/5, 2/5, 2/5 और 2/5। अब देखिए आगे नई लाइन, और नई लाइन का हमने निर्धारण कर लिया है, कितनी है, 45/19। तो यहाँ पर 45/19, यहाँ पर 0 तो 0, यहाँ पर 1, 5/19 तो 5/19 और फिर -3/19। तो यहाँ पर देखिए -3/19। इस प्रकार मान लिखने के बाद, हल करने के बाद हमें क्या मान प्राप्त होता है, 20/19। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 20 और /19। यहाँ पर कितना मान आता है, 1 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर -2/19 और यहाँ पर कितना मान आता है, 5/19। इस प्रकार से मान रखने के बाद में हमें क्या करना होगा, यहाँ पर देखिए α2 और α3 का जिक्र है, कहीं पर भी 1 और 4 का जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर x1, α1 और 5 ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर नहीं तो α1 प्रवेशी सदिश है और नहीं क्या है, अपगामी सदिश है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, द्वितीय सिंप्लेक्स सारणी के अंदर देखिए α3 था, क्या था, α3। तो इस α3 को क्या कर देंगे, हमें बाहर निकाल देंगे और प्रवेश किसको करवा देंगे, α2 को। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, α2 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, x2 लिख देंगे। और यहाँ पर मान कितना है, 3 है। तो यहाँ पर कितना रख देंगे, 3 मान रख देंगे। इस प्रकार मान रखने के बाद में हम ZJ माइनस CJ की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं, ZJ माइनस CJ की गणना करते हैं। ZJ माइनस CJ की गणना करने के लिए हमें यहाँ पर कैलकुलेशन की हुई है। देखिए 3 को 0 से गुणा, प्लस 5 को 1 से गुणा और -5, यहाँ पर ये कैलकुलेशन की हुई है। तो इस प्रकार आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। पिछली सिंप्लेक्स सारणी के अंदर हमने हल किया था, यहाँ पर मान 0 प्राप्त होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, 0 और यहाँ पर हल करने पर 5/19 और यहाँ पर कितना आता मान, 16/19। इस प्रकार देखिए ZJ माइनस CJ को हल करने पर सभी के सभी एलिमेंट हमें क्या मिले हैं, सभी मान क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारा यही क्या होगा, इष्टतम हल होगा। और इष्टतम हल की गणना करने के लिए यहाँ पर x1 का मान है वो 20/19 आएगा और x2 का मान है वो 45/19 आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन की हुई है, x1 का मान 20/19, x2 का मान 45/19 और x3 और x4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 0। तो अब क्वेश्चन के अंदर हमें शुरुआत के अंदर क्या दिया हुआ था, मैक्सिमम कीजिए, और मैक्सिमम कीजिए यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कीजिए, z बराबर 5x1 प्लस 3x2 दिया हुआ था। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, मान रख देंगे 5 का 5 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है, 20/19 प्लस 3 गुणा और x2 की वैल्यू कितनी है, 45/19। इस प्रकार से हल करते हैं तो 235/19 इसका मैक्सिमम मान आता है। धन्यवाद।